देखेगा, कर्म पे विश्वास नहीं रखना। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सब बच्चों को साथ लेके चलना। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल। स्टैंडर्ड वर्ड बस सुनने में अच्छा लगता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स में बिल्कुल खराब नेगेटिव शब्द है। स्टैंडर्ड करिकुलम लिखा हो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छे लगते हैं स्कूल में सबके लिए एक जैसी, लेकिन मेथड्स सबके लिए एक जैसे नहीं होने चाहिए। अलग अलग बच्चे अलग अलग मेथड से पढ़ाइए। डिफरेंशिएटेड करिकुलम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सबके लिए, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, या फिर यहाँ पे ये नहीं होता कि वन साइज फिट्स ऑल, कि एक साइज का कपड़ा सबको फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेथड्स में परिवर्तन आपको लाना पड़ता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। सेग्रीगेशन एंड, देखो ये वर्ड ही सेग्रीगेशन, अलगाव, बच्चों में अलग अलग कैटेगराइज कर दो उनकी एबिलिटी के बेस पे, एकदम खराब तरीका, सबको साथ लेके चलना है। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ही वोकेशनल एजुकेशन दे दो, बाकी बच्चों का क्या करें, हर बच्चे को इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है स्पेशल बच्चों को ही इंक्लूड करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में। रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, रोबोट्स नहीं है, डिफरेंट तरीके से सीखेंगे, डिफरेंट तरीकों से सिखाओ। करिकुलम में लचीलापन रहो, रिजिड नहीं होना चाहिए करिकुलम, है ना, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिड तो चीजें टूट जाती हैं, फ्लेक्सिबल चीजें चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड, गिफ्टेड बच्चों को कैसे वो अलग होते हैं बाकी बच्चों से। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी जो कुछ डिफरेंट, कुछ नेक्स्ट लेवल करने की क्षमता रखते हैं, वो कैसे अलग हैं बाकी बच्चों से, कैसे पहचानेंगे, इनकी लक्षण क्या है। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, इनकी समझ की जो अग्रवर्ती गहनता है वो ज्यादा होती है, ये किसी चीज को डीप में समझते हैं, बात तो सही है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, इनकी अभी मैंने आपको बैच में भी बताया था, हायर एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता ज्यादा है। हायर कमिटमेंट, सीखने की क्षमता ज्यादा है तो डेप्थ में सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। फिर कमिटमेंट क्या होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोटिवेशन भी ज्यादा है, करके मानते हैं किसी काम को। और क्रिएटिविटी, कुछ नया भी करते हैं। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स कहा जाता है इनको। ज्यादा जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पे सोचने के लिए, अपने डिसीजंस खुद लेने की क्षमता रखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है ना इनके अंदर। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास इनका तेजी से होता है। तो ये कोई शर्त नहीं है ना, ये कोई शर्त नहीं है कि शारीरिक विकास जो है वो तेजी से ही होगा। शारीरिक विकास की तेज गति, ऐसा भी हो सकता है, अगर हम बात करें स्टीफन हॉकिंग की, तो क्या उनका शारीरिक विकास बहुत सही था, वो तो व्हील चेयर पे थे, लेकिन ब्रेन परफेक्ट था। तो ये कोई शर्त नहीं है कि रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ए और बी यहां हमें सही लग रहे हैं, ए एंड बी इज दी राइट आंसर। बच्चा बहुत क्यूरियस होता है ना, तेजी से सीखता है, बोर हो सकता है यदि आपने उसको। इसके लिए इस बार एक और भी क्वेश्चन आया था कि गिफ्टेड बच्चों के लिए हम क्या तरीके अपनाएं, तो आपको एक्सेलरेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। कई बार हम होता है ना क्लास जंप करा देते हैं, एक साल में 2-2 क्लास कर ली, है ना, मैंने भी की थी एक बार, याद है। तो एक्सेलरेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैराथन है कल 9 बजे, तब हम ये बातें डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सी बात सही है। देखिए श्रवण बाधिता 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बिल्कुल जिसको हम कहेंगे माइनर कह लीजिए, या फिर इसको माइनर को क्या कहते हैं भाई, एक तो मॉडरेट, सीवियर, और सबसे पहले वाले लेवल को क्या कहते हैं, माइल्ड, राइट। तो माइल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट है ना। 3 प्रकार की हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब बच्चे को सुनने में दिक्कत है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी है, इस पे और चर्चा कल भी हम करने वाले हैं। तो 3 लेवल की आपकी जो है यहाँ हियरिंग इंपेयरमेंट है, यानी सुनने में बच्चों को दिक्कत है। माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट यानी मीडियम लेवल हो गया, माइल्ड है हल्का, और सीवियर आपको पता ही है कि यानी ज्यादा समस्या है बच्चे को, है ना। तो हम कह देते हैं 20 to 40 dB तक, डेसिबल्स में मापते हैं ना हम साउंड को। तो अगर बच्चे को दिक्कत होती है 20 dB से 40 dB के बीच में सुन पा रहा है, तो माइल्ड क्या है, उसको हियरिंग इंपेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत है, श्रवण दोष है। अगर 41 से 60 के बीच में, 41 से 60 dB का हियरिंग लॉस है, तो मतलब मॉडरेट लेवल है। 60 से 80 dB तक समस्या है यदि, डेसिबल्स की समस्या है यदि, तो सीवियर आपका हियरिंग इंपेयरमेंट है, ठीक है ना। तो हियरिंग इंपेयरमेंट की अगर हम बात करें यानी श्रवण दोष, तो अब यहां पे पूछा क्या है हमसे कि वो बच्चे जिनको श्रवण दोष है, सुनने में कठिनाई होती है, उनको कैसे हम इंक्लूड करें, उनके बारे में कौन सी बात सही है। देखिए हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, विजुअल इंपेयरमेंट हो गया। विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, जो देख नहीं सकते या देखने में कुछ दृष्टि बाधिता है, ठीक से नहीं देख सकते।
तो फटाफट से समझना है कि कौन सी बात सही है। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। भाई श्रवण बाधिता यदि बच्चे को होगी तो प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, आपकी बात को ठीक से सुन नहीं पाएगा, आप ठीक से सुना नहीं है तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। अपनी दादी नानी या किसी को भी घर में जो थोड़े से उम्र के साथ भी हियरिंग लॉस होता है धीरे धीरे, तो वो हियरिंग एबिलिटी कम होती है, तो आप वो कहेंगे ऐ बेटा क्या कह रहे हो, तो इसका मतलब वो सुन के समझ नहीं पाएंगे तो वो जवाब कुछ देंगे, आप पूछ कुछ और रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। अगर कोई बच्चा है जिसको हियरिंग इंपेयरमेंट है तो या तो उसको आगे बिठाइए, थोड़ा सा लाउड बोलिए, मशीन का इस्तेमाल, बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हियरिंग इंपेयर्ड के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। देखिए सबको साइन लैंग्वेज क्यों यूज करनी है ना, अब वो डिपेंड करता है कि डेफ एंड डम लोगों के लिए हम जनरली साइन लैंग्वेज का, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL की बात जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई है, यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज याद आ रही ना, अभी वो एनिमल मूवी आई थी, किसी ने देखी हो तो काफी साइन लैंग्वेज उसमें यूज करके दिखाई है बीच बीच में। तो साइन लैंग्वेज जो आपने समाचार या न्यूज देखी होगी कभी, तो एक प्रॉपर एपिसोड आता था कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको हाथों के थ्रू, यानी हम साइन लैंग्वेज के थ्रू, बेसिकली जेस्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो साइन लैंग्वेज जरूरी नहीं है सारे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज की जरूरत है। भाई किसी को अगर थोड़ा सा हियरिंग लॉस है या मीडियम भी है तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 70 तरीके हैं, सीधा साइन लैंग्वेज सबके लिए नहीं है। डेफ एंड डम के केस में हम यूज करते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर दी चाइल्ड। इसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल नहीं होता कि हियरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण दोष जांचना है तो बच्चे के कान पे बाजा बजा दो, तो आप मूर्ख कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों को और दिक्कत हो जाएगी। हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ऐसा नहीं है कि हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम होगी, है ना, कि बाहर से ही कोई तो आपको दिखेगी वो समस्या इसलिए हियरिंग इंपेयर्ड है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट से, स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन, यानी पाठ्यचर्या की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सेम होती है किस चीज में, जब हम इंक्लूड करने की बात हो रहे हैं कि पाठ्यचर्या में मॉडिफिकेशन सभी के लिए होना चाहिए, सॉरी एडजस्टमेंट सभी के लिए होना चाहिए। उस एडजस्टमेंट को हम एकोमोडेशन कहते हैं, कि हर बच्चे को हम क्या कर पाए, एकोमोडेट कर पाए। अब एकोमोडेशन जो है 2 जगह ऑप्शन में है। एक्सीलरेशन और एनरिचमेंट प्रोग्राम गिफ्टेड बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, इस पर चर्चा हम अलग से करेंगे कल जब मैराथन सेशन में, ठीक। तो ये तो यहाँ बनता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ गिफ्टेड को थोड़ी शामिल करना है जो फर्स्ट और थर्ड को सही कह दें। या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो अगर हम देखें समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं संशोधन में समान है, यानी हर बच्चे को संशोधित करना है, उसको एकोमोडेट करना है, हर बच्चा सीख पाए, एडजस्ट करना है उसको, ठीक है ना। जबकि समायोजन में भिन्न है। समायोजन में भिन्न क्या होता है भाई, ये हिंदी में गड़बड़ हो गई है, उल्टा होगा ये, है ना। हाँ आई नो, तो ये हिंदी में मतलब यहाँ पे पढ़ के समझने में, मैंने संशोधन जिसको बोल रही हूँ, ये संशोधन नहीं, ये समायोजन होगा, है ना। समायोजन यानी एकोमोडेशन, तो समायोजन में समान है कि सबको समायोजित करना है, सबको एकोमोडेट करना है ना, सबको एडजस्ट करना है, इंक्लूड करके चलना है। जबकि संशोधन जो है वो भिन्न होंगे। कैसे होंगे संशोधन भिन्न, मॉडिफिकेशन अलग होगा। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए आप अलग चीजों का अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको चल के आने में दिक्कत है, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको बोलने में दिक्कत है, उसके लिए आप अलग मॉडिफिकेशन करेंगे। एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, तो आप बड़ा लिखेंगे बोर्ड पे या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम नहीं हो सकता। इट विल बी डिफरेंट इन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में अलग होगा, मॉडिफिकेशन तो अलग बच्चे के लिए अलग करना पड़ेगा, जबकि एकोमोडेट सबको करना है हमें। एकोमोडेट मतलब सबको साथ लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये उल्टा दे दिया था, ये अगर एकोमोडेशन आगे होता तो सही हो जाता। मॉडिफिकेशन सब में नहीं करना, मॉडिफिकेशन सेम नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन अलग अलग टाइप का होगा, जैसी नीड होगी बच्चे की वैसी, और एकोमोडेट सेम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये भी आपका इसी में आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा रीजन अंदर होगा, बाहरी अभिप्रेरणा रीजन बाहर होगा। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इंप्रेस द टीचर, रीजन कहां है, टीचर को इंप्रेस करना। आप कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं क्योंकि टीचर को इंप्रेस करना है, रीजन बाहर हो गया, तो ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। 2 प्रकार की मोटिवेशन होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसको नेगेटिव कहेंगे, उतना बेहतर नहीं होता जितना आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, इसका सिंपल तरीका है, आपको जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल फैक्टर ढूंढना हो, इसका मतलब रीजन अंदर होगा। रीजन अंदर होगा यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र। जब आप गिटार बजा रहे हैं, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको मजा आ रहा है। जैसे मुझे साइकोलॉजी में मजा आता है, मैं पढ़ती हूँ बहुत बार, कुछ चीजें जानने का शौक है तो वो जानती हूँ। अब मुझे उससे कुछ मिलेगा थोड़ी, आपके सिलेबस के लायक तो पता नहीं कितने साल से पढ़ा रही हूँ, ये सब तो पता ही है,
है ना। तो अगर हम बात करें तो प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, यानी आपको मजा आता है किसी चीज में। अब ये मजा कोई बाहरी चीज नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर है ना। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, रीजन अंदर है तो इंटरनल मोटिवेशन, रीजन बाहर है तो एक्सटर्नल, सिंपल तरीका है। अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, यानी डांट तो बाहर से मिलती है ना, तो आउट हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी, प्राइज मनी बाहर से मिलती है, तारीफ बाहर से मिलती है, नाम बाहर से मिलता है ना, धन बाहर से मिलता है, खुशी अंदर से मिलती है। तो लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या जॉय ऑफ लर्निंग, वो इंटरनल मोटिवेशन है। पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अब थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। धीरे धीरे क्वेश्चन अलग होते चले जाएंगे। मास्टरी गोल्स क्या होते हैं हमें पता है, 3 प्रकार के गोल हैं, एक है मास्टरी गोल, दूसरा है परफॉर्मेंस गोल, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस गोल। अब आपको मास्टरी गोल के बारे में और डिफरेंस पता करना है, पहले मास्टरी गोल ढूंढना है और बाद में परफॉर्मेंस गोल, दोनों के बीच में क्या अंतर है देखना है। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, जबकि वो फेलियर अवॉइडेंस गोल होते हैं। मास्टरी गोल्स में तो फेलियर और सक्सेस पे ध्यान ही नहीं है, मास्टरी पे ध्यान होता है। परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, चलो ये तो फिर भी हम कहते थे एक बार को। परफॉर्मेंस होता है फर्स्ट आने के लिए। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, व्हाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ये कल परसों भी बताया था जब हम रणछोड़ दास छांचड़ की बात कर रहे थे, यानी 3 इडियट्स में आमिर खान की बात कर रहे थे, तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन था। जब हम राजू रस्तोगी की बात कर रहे हैं जो बस फेल होने से बचना चाहता है, तो वो फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन लर्निंग है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्यक्ति फर्स्ट आना चाहेगा, चाहे रट्टा लगा के आए चाहे कैसे भी, जो कि चतुर रामलिंगम था, रट्टे लगा देंगे बस, है ना। तो महारत लक्ष्य जो है वो अपने कौशल और कार्य में सुधार, मास्टरी पे फोकस होगा, है ना। सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, कामयाबी पे फोकस नहीं करना, किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे। तो ये क्या हो गया, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल्स हो गए, ठीक। जबकि परफॉर्मेंस में आपको ग्रेड या नंबर के लिए आप काम करते हैं, रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, अप्रूवल के लिए काम नहीं करते आप। अप्रूवल मास्टरी में नहीं है, परफॉर्मेंस गोल्स में है। तो सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विद कंपीटिंग विद अदर्स, वो परफॉर्मेंस गोल्स में होता है, मास्टरी में नहीं। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहां बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये कहता है स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन आता ही आता है डिसलेक्सिया पे, शायद ही आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा जिसपे क्वेश्चन ना हो। डिसलेक्सिया क्या है, वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज है। वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग में समस्या आती है, मेजरली रीडिंग में आती है, क्योंकि अगर बच्चा बी को डी पढ़ता है तो बी को डी ही लिखेगा, सिंपल बात। तो रीडिंग की वजह से रिवर्स दिखते हैं इसमें लेटर्स, ठीक है ना। तो अब आपको बच्चे को अगर सिखाना है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, तारे जमीन पर में याद कीजिए ईशान अवस्थी, तो इसको सिखाने का तरीका कैसा होगा ऐसे बच्चे को, क्योंकि सिखाना तो है इनको भी। बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस तो कम करनी है, डिस्ट्रैक्शंस में तो नॉर्मल बच्चा ना पढ़ पाए। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड, स्पेशल नीड की तो बात ही अलग हो गई। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, तो रीडिंग टेक्स्ट और मुश्किल वाले दे दो भाई, उसको नॉर्मली पढ़ने में दिक्कत होती है। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट किसी को देनी ही नहीं है, रेप्रीमेंट किसी को करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या होती है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण। फोन का मतलब ये साउंड, साउंड से रिलेटेड अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के थ्रू सिखा रहे हैं, यानी जब आप बी लिखते हैं तो बी के साउंड को भी बताते हैं, डी को एसोसिएट करते हैं डी के साउंड के साथ, तो वो उसके दिमाग में चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो जो लिखने से संबंधित होता है, डिस कैलकुलिया हो जो कैलकुलेशन से संबंधित होता है, डिसफेजिया हो जो भाषा को समझने और बोलने से संबंधित होता है। इतने ही काम के आपके सिलेबस में। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, यानी वो टीचिंग जो बोध पे आधारित है, जिसमें समझ में आए बच्चे को कुछ, उसका प्रिंसिपल ढूंढना है। लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। यहां तक बहुत अच्छी बात थी कि केटर करना चाहिए, लर्नर डाइवर्स होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ना बाबा ना, मतलब गलत है ये। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेथड फॉर डिफरेंट बच्चे, यूनिफॉर्म या स्टैंडर्ड तरीका नहीं, सबके लिए एक नहीं, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। बी ऑप्शन है लर्नर्स आर पैसिव, बच्चे पैसिव कभी नहीं होते, बच्चे तो एक्टिव हैं, है ना। साइंटिफिक लिटिल साइंटिस्ट एंड अन्य वैज्ञानिक हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक, एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां बच्चे ज्ञान का सृजन कर सकें, जो कि यहां पे ही बच्चा एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। लर्नर्स नो लिटिल, बच्चों को कुछ नहीं पता, सब टीचर को पता है, नहीं भाई, टीचर को क्या है, एक किंडल, एक लाइट किंडल करने वाला होना चाहिए, बेसिकली उसको एक मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, ना कि खाली बर्तन से ज्ञान भरने वाला। मैराथन में बात करेंगे खैर इस पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है,
हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी बच्चे का समस्या समाधान कौशल को बेहतर करने के लिए कैसे आप मदद करेंगे। एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म, हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, डिफरेंट आइडियाज पे विचार करेगा, मस्तिष्क उद्वेलन तो मंथन करेगा और आइडियाज जनरेट करेगा तो समस्या का समाधान निकाल लेगा। बिल्कुल सही बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा तरीका है। ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिथम, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके हैं। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, कि भाई रहने दो तुमसे ना हो पाएगा। डिस्करेज करेंगे, रिस्क नहीं लेने देंगे, आंसर पहले ही दे देंगे तो वो खुद तो पहुंचेगा नहीं आंसर्स तक। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बच्चा एक्टिव है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड, यानी एक कैसा एनवायरमेंट जो अनुकूलित हो, जो सुसाध्य वातावरण जिसको हम कहते हैं, यानी समृद्ध वातावरण, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित है। यानी एक अच्छा एनवायरमेंट किस पे केंद्रित होगा, डर पे, पनिशमेंट के डर पे नहीं, सजा और शर्मिंदगी के डर पे, तो ये अच्छा एनवायरमेंट थोड़ी होगा, ये तो नेगेटिव है। कोऑपरेटिव लर्निंग पे, यानी सब एक दूसरे को सहयोग करके सीख रहे हैं, तो एक अच्छा एनवायरमेंट है, बच्चे एक्टिव हैं, है ना। सहकारी अधिगम में बच्चे एक्टिवली सीखेंगे, ये क्या है, एक समृद्ध वातावरण कहेंगे जिसमें बच्चा फल और फूल पाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे निकलने की बात हो रही है, गलत तरीका। कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, बच्चे को आदत डलवा दो, उसको रोबोट बना दो, नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, एक असर्शन है, टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट, यानी शिक्षकों को बच्चों के एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या होते हैं जो डायरेक्ट उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, नॉन एग्जाम्पल क्या होते हैं जो इनडायरेक्टली उस चीज को और क्लैरिफाई करते हैं, कि जब मैंने बताया कि बर्ड ये होती है, उसकी ये लक्षण होते हैं, ये बर्ड्स हैं, और फिर मैं बता रही हूं कि ये हेलीकॉप्टर है जो एक बर्ड नहीं है, दिखता है उसके जैसा, मतलब उससे रिलेटेड वो चीज और क्लैरिफाई हो रही है कि बर्ड क्या नहीं है, और डायरेक्ट एग्जाम्पल तो बता ही रहे हैं कि बर्ड क्या है, तो क्लैरिफिकेशन के काम आते हैं गैर उदाहरण, ये भी जरूरी होते हैं सीखने में। तो ये सही बात है, स्ट्रेंथन करते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। कि जब आप पानी के बारे में बता रहे हैं तो फिर आप क्या निकाल के ला रहे हैं, पेट्रोल ला रहे हैं, और कह रहे हैं ये पानी नहीं है, पेट्रोल पानी से अलग है। पानी के उदाहरण दिए आपने, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, क्या है क्या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, फलाना होता है, और फिर आप पेट्रोल लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं ये पानी नहीं है बेटा, है ना। तो वो नॉन एग्जाम्पल जैसा हो जाता है कई बार। रीजन क्या है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। नहीं भाई, कंफ्यूजन को और क्लियर करते हैं नॉन एग्जाम्पल, है ना। तो ये तो फॉल्स बात है, A is true but R is false, बात सही है। चलिए 45% लोग ही इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। जनरेट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी सामान्य सिद्धांत सीखने के बच्चे कब बेहतर सीखेंगे, यदि एक टीचर क्या करे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताए बच्चों को, फिर सिंबॉलिक फॉर्म पे जाए एंड देन मूव्स टू फिजिकल फॉर्म, यानी पहले सिंबल बताए, कॉन्सेप्ट में पहले सिंबॉलिक बात बताए, फिर यानी डेफिनेशन लिखवा दे सिंबल्स के थ्रू, फिर फिजिकल फॉर्म पे जाए। फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट, जबकि नोन टू अननोन जाया जाता है, ये कह रहे हैं नॉट नोन, जो जानता नहीं, अज्ञात को पहले कराओ, ज्ञात बाद में, कोई फायदा नहीं, ज्ञात से अज्ञात जाया जाता है, टीचिंग का सूत्र है, फॉर्मूला है, मैक्सिम है। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, पहले एक मोटे मोटे तौर पे एक अवधारणा को बता दिया और बाद में उसकी बारीकियों में गए, चलो हो सकता है, लेकिन क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन हो। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज, यहां पे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, सिंपल रूल फॉलो होता है पूरी पेडागोजी में, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है। भाई पहले आपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, पहले अपॉर्चुनिटीज आप बाद में दें उसको वेरीफाई करने के, पहले लॉजिक और रीजन के बेसिस पे चर्चा हो रही है क्लासरूम में, ठीक है ना। तो इन सबसे बेहतर है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, व्हेन अ टीचर लीड्स द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर थ्रू वेरियस प्रॉम्प्ट्स रेदर देन मियर एक्सप्लेनेशन, जब एक शिक्षक या एक शिक्षिका बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ लेके जा रही है कि अच्छा याद करो, भारत की राजधानी कौन सी है, अच्छा इंडिया गेट कहां पे है, मान लो बच्चे को दिल्ली नहीं याद आ रहा, पूछा है क्वेश्चन में कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो अब वो याद नहीं कर पा रहा है कि भाई दिल्ली है, नई दिल्ली है, व्हाटएवर, तो वो याद नहीं कर पा रहा आसपास की बात, तो हम उसको कह रहे हैं कि अच्छा इंडिया गेट कहां पे बच्चों, है ना। अच्छा आपने सुना है गोल्डन टेम्पल बोलने वाली थी, लोटस टेम्पल कहां पे है ना। अच्छा आपने ये तो सुना ही होगा हमारी संसद कहां है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम क्यूज दे रहे हैं, बच्चों को हिंट दे रहे हैं कि वो सही आंसर तक पहुंच पाए, सीधा आंसर नहीं दे रहे हैं,
है ना, सीधा आंसर नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, यहां पे क्यूज दे रहे हैं। इसको प्रॉम्प्ट देना भी कह सकते हैं, इशारे कह सकते हैं, क्यूज कह सकते हैं, हिंट्स कह सकते हैं, है ना। हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो सकता है कि एक स्टेप सॉल्व कर दिया टीचर ने, अगर मैथ्स में बच्चा अटका है, या आगे का खुद सॉल्व करेंगे आप, यानी टेम्परेरी हेल्प। याद आ रहे हैं ना वाइगॉस्की, तो स्कैफोल्डिंग कहलाती है ये, टेम्परेरी हेल्प, पाड़ मचान जो आप कहना चाहें, कि जहां बच्चे को दिक्कत हो रही है हम उसको हिंट दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स दे करके उत्तर तक पहुंचने दे रहे हैं, ना कि सीधा उत्तर बता दे रहे हैं, है ना। तो बच्चे को एक्टिव रखना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है सीधा सीधा बता के अपनी मर्जी से भर दो दिमाग में। कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट कोई सही तरीका है नहीं पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असेसमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन, यानी मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन को हम क्यों ना करें। असेसमेंट जांचना, मान लीजिए आप पोल में जवाब दे रहे हैं, तो अगर मैं कहूं अरे आपको कुछ नहीं आता यार, सारे जवाब गलत ही देते रहते हो, तो ये गलत तरीका है ना। कभी कभार कह दिया कि ठीक है यार देख लो, है ना, कभी हम मजाक में कह देते हैं अरे यार पानी वानी ढूंढ लो थोड़ा, कितना गलत, कितने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया है, तो वो एक ठीक है, वो आप प्राइमरी क्लास में ये बात नहीं कह सकते बच्चे को, ठीक है ना। और दूसरी बात, असेसमेंट किस लिए नहीं होना चाहिए, ये इसलिए नहीं है कि नंबर कितने आए। मैं अगेन आपको मॉक टेस्ट के लिए भी यही बोल रही हूं आजकल, कि इस बात पे फोकस मत करो कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं ठीक है, खुश रहो, लेकिन आपका फोकस जो है इस बात पे होना चाहिए कि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तब भी आप एनालाइज करें गलती कहां हो रही है, कौन से टॉपिक्स को कितने बेहतर से रिवाइज कर लें, पढ़ कितना ज्यादा से ज्यादा लें, है ना। नंबर कम आ रहे हैं तब भी कितना ज्यादा से ज्यादा समझ लें, फीडबैक से पता लगे कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक चीज मॉक टेस्ट से एक फीडबैक और मिल जाए कि क्या हम 2.5 घंटे का पेपर टाइमली सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, ये असेसमेंट किसके लिए नहीं होना चाहिए, रेडीनेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चे कितने तैयार हैं सीखने के लिए। ये तो सही बात है, इससे पता लगता है कि आप कितने तैयार हैं सीखने के लिए, आगे कैसे सिखाया जाना है, या अभी कितना आता है आपको, हेल्प मिलेगी इस बात को जानने में कि कितना रेडनेस है, कहां तक सीखने के लिए तैयार हैं आप। टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग, अगर मेथड्स में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, किसी चीज को दोबारा से दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है, तो वो भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी आप विचार कर सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं, सोच सकते हैं उस पर। टू इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस ऑफ लर्निंग अमॉन्ग लर्नर्स, ये एकदम खराब तरीका है कि बच्चे में भय भर देना कि अच्छा हाय रे तुम्हारे तो इतने नंबर कम है, क्या करोगे तुम। कई टीचर्स क्या करते हैं, खतरनाक इधर उधर से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस जोड़ जाड़ के करा देंगे, और फिर कहेंगे अच्छा अगर इस टेस्ट में तुम्हारे, है ना, 20 नंबर भी नहीं आए हैं तो तुम तो गए भाई, तुम्हें नहीं आता कुछ भी। ये क्या है, फियर एंड स्ट्रेस इंड्यूस करने का तरीका है। तो एग्जाम का जो पर्पस है, या असेसमेंट का, आकलन का पर्पस, डर नहीं पैदा करना है, भय नहीं पैदा करना है, इंप्रूवमेंट लाना है, फीडबैक लाना है, मॉडिफिकेशन या बेहतर रिफ्लेक्शन के लिए किया जाना चाहिए। टू सपोर्ट एंड इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, बिल्कुल, कि बच्चे की लर्निंग को आप सपोर्ट कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे कराएंगे, फीडबैक मिलेगा टीचर को भी और बच्चे को भी। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी सेम टॉपिक है ये सब में, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, सी ऑप्शन, बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, और यही गलत है, और सही भी यही है क्योंकि जो पूछा है वही, क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो व्हाटएवर हमारा डायलॉग रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज में नींद में थोड़ी कमी है इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट अ टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली टू अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट है मान लीजिए, और वो कॉन्सेप्ट के बारे में जब बच्चों से पूछा जा रहा है क्लास टेस्ट में, क्लास टेस्ट किसका उदाहरण है बताओ, एफए का कि एसए का? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, बताओ फटाफट से। क्लास टेस्ट किसका उदाहरण है? अब तो आप पहले यही बताओ, इनको पोल दो, इनको पोल दो, मैं ऑप्शन दे रही हूं। क्लास टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, पूरा नहीं लिख रही हूं, क्लास टेस्ट सीटी लिख देती हूं, क्लास टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लास टेस्ट जो कक्षा में कभी भी टीचर सरप्राइज टेस्ट वगैरह नहीं ले लेते, तो सीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग, असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। चलो आपको दो ही एग्जांपल दिए, बताओ फटाफट से किसका उदाहरण है, ए और बी, सिंपल दे दो, बोल बताओ फटाफट से, थोड़ी नींद खुलेगी आपकी। हाँ क्या लिख दिया था? कोई बात नहीं, जो भी लिखा है। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, स्टार्ट पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? कोई नहीं, दोबारा से लगा दो ना इसे। देखो एक बार फटाफट से बताओ कि क्या जवाब होगा। क्लास टेस्ट किसका एग्जाम्पल है? क्लास में टेस्ट ले लिया आपने एज अ टीचर, किसका एग्जाम्पल है? और टर्म एंड टेस्ट किसका एग्जाम्पल है? टर्म एंड टेस्ट है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, बताओ फटाफट। एफए का कि एसए का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कि ऑफ लर्निंग का? पहले ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना है ना, ये मत कह देना हम तो इसका दे रहे थे जब गलत हो जाए तो, इतना चालाक नहीं बनना है।
असेसमेंट फॉर लर्निंग का बिल्कुल सही बात है। देखो जहां पे भी एक्टिविटी या शॉर्ट में फीडबैक के लिए जो काम हो रहा हो वो फॉर लर्निंग है। जो जजमेंट के लिए थोड़ा सा एंड की तरफ हो जाकर के काम हो रहा हो, पेन पेपर टेस्ट पे ही पूरा फोकस्ड हो, वो टर्म एंड क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम्स क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। जब प्री बोर्ड्स हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है जी, तो खैर ये एक बात हो गई। और प्री बोर्ड्स भी एक तरह का है तो समेटिव ही, बट क्योंकि हम उसको फीडबैक की तरह ही ले रहे हैं, तो एक्टिविटी, फील्ड ट्रिप हो, क्लास टेस्ट हो, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी फॉर लर्निंग ही है। तो आपसे पूछा क्या है, ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट आवर टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है गलत जवाब दे रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ नहीं पाए हैं। बच्चों को डांटेंगे, डांटना आपका अधिकार है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ मना करता है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो बच्चे को मुर्गा मुर्गी बनाना। कॉल द पेरेंट्स एंड कंप्लेन दैट द चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग, ये एकदम तरीका नहीं है सही। आपको देखना है आप मेथड में क्या परिवर्तन करें। बच्चे में कमियां निकालने से, पेरेंट्स को बुलाने से, उसको डांटने से, फटकारने से तरीका नहीं है सही। बेशक हमारे और आपके साथ ये हुआ हो स्कूल्स में, बट ये आइडियल तरीका नहीं है। मेक द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, ये बार बार लिखना, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, रिपीट करो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये एकदम नेगेटिव तरीके हैं। इससे रट्टाफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, ना कि मीनिंगफुल लर्निंग को। फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंजेस इन दी स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड टीच अकॉर्डिंगली। भाई आपको फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल चैलेंजेस, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में चुनौतियों का सामना कहां करना पड़ा है, इसीलिए तो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट में कहां प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना है, और उसको दोबारा से समझाना है या नए तरीके से समझाना है ताकि बच्चे समझ पाए। अगर ज्यादातर बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम में दिक्कत है, आपको अपने मेथड में परिवर्तन करने की जरूरत है, ना कि बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी बात सही है, यानी सबको साथ लेके चलना है। इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, यानी ऐसा नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पेशल नीड वाले बच्चे ही सीख रहे हैं। हर तरह के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो, दिव्यांग बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल एक एवरेज बच्चा है या गिफ्टेड बच्चा है, हर तरह का बच्चा है, यहाँ नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चे हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल इसका एक क्या कहेंगे हम, थीम है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, फॉर ऑल। तो हम ये नहीं कहेंगे कि विदाउट डिसेबिलिटी, हाँ सही है। इट इज अबाउट एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन वाइल रिमूविंग एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, बैरियर टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, जो भी बहिष्करण, भेदभाव, भागीदारी में किसी भी तरह की कोई बाधा है उसको हटा के हर बच्चे को इंक्लूडेड फील कराएं, बात सही है। इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एज हिंड्रेंसेस, देखिए डाइवर्सिटी ऑब्स्टेकल नहीं होती, हिंड्रेंस नहीं होता, डिफरेंस रुकावट नहीं होती, बैरियर नहीं होता। यहाँ हिंड्रेंस लिखा हो, बैरियर लिखा हो, समझ जाओ गड़बड़ है, इसको तो हमें रिसोर्स की तरह यूज करना है। तो फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं और आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बार, 32 क्या कहेगा फटाफट से बताइए एक बार। ये कहता है, देखिए जरा कवि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, यानी विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं, विविध बच्चे हैं, विविध बच्चों की कक्षा में, विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित वर्ग से आते हैं, अलाभान्वित या हाशिए पर हैं किसी भी आधार पर, या तो समाज ने उनको अलग थलग रखा है, उनके जाति के आधार पे, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे, उनके रंग के आधार पे, उनकी भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पे उनको अलग थलग रखा है। तो ऐसे बच्चों को कैसे इंक्लूड करेंगे? टोटली इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इग्नोर ही कर देंगे। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है, सारे बच्चे अलग अलग होंगे, इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, अगर हम ये कहेंगे इग्नोर ही कर दें हम इस बात को, तो फिर तो आप रोबोट बना देंगे बच्चों को। इग्नोर नहीं करना, एम्ब्रेस करना है, लिख लीजिए कहीं, एम्ब्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ना कि इग्नोर करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपना आप में एक टॉपिक भी है आपका, साथ लेके चलना है आपको। वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभिन्नताएं खत्म कर देंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे, एलिमिनेट थोड़ी करना है। शर्म नहीं आ रही है ये जो सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो 42% लोगों, क्या कर रहे हो भाई? हैं, कमाल कर दिया यार, हैं, इतना आसान क्वेश्चन। हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे जो हाशिए पर हैं, बेसिकली ऐसे समुदाय से आ रहे हैं, उनको शामिल करना है तो क्या करना चाहिए? सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार, सांस्कृतिक विभिन्नताएं मिटानी नहीं होती, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं के बावजूद सिखाना है। मिटा देंगे तो क्या बन जाएंगे? रोबोट्स बन जाएंगे। संस्कृति अलग अलग थोड़ी खत्म कर देंगे सबकी संस्कृति, है ना, कि सब एक धर्म को मानो, सब एक भाषा बोलो, सब एक तरह के कपड़े पहनो, ये करेंगे नहीं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, डिफरेंसेस कमियां नहीं है।
एक बच्चा जिसकी हाइट ज्यादा है, एक बच्चा जिसकी हाइट कम है, ये कोई कमी नहीं हो गई है। या एक बच्चा जो पंजाबी बोलता है, दूसरा बच्चा जो इंग्लिश बोलता है, वो डिफरेंसेस जो है वो डेफिसिट्स नहीं है, ब्यूटी ऐड करते हैं डिफरेंसेस, नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। तो विभिन्नता में एकता की बात करनी है। डिफरेंसेस यानी जब हम विभिन्नता को, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में हो, जब हम ये कहें कि नहीं तुम महिलाएं क्या है भाई, तुम डेफिसिट हो, कमजोर हो, और पुरुषों को कहें नहीं तुम इधर हो, तुम ऊपर हो, जबकि सच ये है कि हम सारे ही इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सब में कुछ कमियां होंगी, कुछ विशेषताएं होंगी, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, उनको एम्ब्रेस करना है, ना कि उनको कमियों की तरह देखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली, यानी उन्हीं बच्चों को देखो जो सीख सकते हैं। भाई सारे बच्चे सीख सकते हैं, ये क्या होता है जो सीख सकते हैं? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पीड बढ़ा देते हैं, डोंट वरी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? लर्निंग को प्रमोट कैसे किया जाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में? कॉम्पिटेटिव ईथॉस बिल्कुल खराब तरीका है, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति है। ऐसा कल्चर बना दो क्लासरूम में, तुम्हें शर्मा जी के बेटे से बेटर आना है, तुम्हें वर्मा जी की बेटी से बेटर आना है, इससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। बच्चे को लगे मेरा जीवन जो है कंपीट करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं, बस इससे आगे उससे आगे। वो अपने दोस्तों में भी कभी खुश ना रह पाए, क्योंकि उसको कंपटीशन की लगी रहती है ना, वो कभी खुशी नहीं होता दूसरे के लिए, है ना, और ना अपनी क्षमताओं पे ध्यान देगा। उसका ध्यान सारा इस बात पे होगा कि मैं दूसरे से आगे कैसे निकलूं, बजाय कि खुद से आगे कैसे निकलूं, है ना। तो ये क्या हुआ, बच्चे की खुद की ही जो उसका बेसिकली रिकॉर्ड है, या फिर जो भी उसकी लर्निंग की प्रोग्रेस है, उससे आपको बेहतर करना है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, कल से आज समझ बेहतर हुई है कि नहीं हुई, है ना। आपस में नहीं, कंपटीशन खुद से। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सब मिलकर के सीख रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये एक अच्छा माहौल है, समावेशी शिक्षा है ये। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब। रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज नहीं, फ्लेक्सिबल, लचीलापन चाहिए, डिफरेंट तरीके से सिखाएं, डिफरेंट तरीके से आकलन करें, कोई एक सिंगल तरीका थोड़ी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, फटाफट से समझिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव एकोमोडेशंस इन द क्लासरूम एनवायरमेंट एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी? वो बच्चे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है, मूवमेंट में दिक्कत आती है, चलने फिरने, दौड़ने भागने, हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है ना। व्हील चेयर पे या बैसाखियों पे अगर बच्चा है तो संभावना है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसको होगी। इनको कैसे एकोमोडेट करें इन बच्चों को जिनको गतिक समस्याएं हैं, गति करने में, चलने फिरने में दिक्कत है? प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहता है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रखो, यानी आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, इवन हॉस्पिटल से लेके स्कूल तक, वो बैरियर फ्री होने चाहिए। अगर एक बच्चा है जो दिव्यांग है, जो व्हील चेयर पे है, वो भी वहां जा पाए, वहां रैंप हो, लिफ्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो, बैरियर ना बने एनवायरनमेंट बच्चे के लिए। आप पासपोर्ट बनवाने गए और पासपोर्ट ऑफिस में सिर्फ सीढ़ियां ही हैं और आप चल नहीं सकते हैं या बैसाखियों से चलते हैं, तो आपके लिए दिक्कत है। इसका मतलब वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, बैरियर फुल एनवायरनमेंट है वो। ठीक, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर, बिल्कुल सही बात है कि जो मेज कुर्सी है वो ऐसे ना लगाई जाए क्लासरूम में कि वो बैरियर बने बच्चे के लिए मूवमेंट में इधर से उधर, क्योंकि उसको वैसे ही दिक्कत है, व्हील चेयर पे आ रहा है मान लो, या चलने में दिक्कत होती है, या एक स्टिक से चलता है, या फिर एक बेसिकली बैसाखियों से चलता है, तो उस पर दिक्कत होगी उसको। तो एक ऐसा एनवायरमेंट, सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि मूवमेंट में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फॉलो मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यानी इनके आकलन के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सब बच्चों को एक तरह से आकलन क्यों करना है आपको? तीनों बातें सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, जो कि आप लोग 55% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगेन टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की, यानी कुछ नया, कुछ डिफरेंट करना। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, डीसी साथ जाता है, सीसी नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी यानी अपसारी चिंतन जो है, दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड सोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। तो क्रिएटिविटी के लक्षण पहचानने, नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास, ड्रिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 50 बार लिखो, एकदम खराब तरीका है, इससे कुछ नया निकल के नहीं आएगा, वही चीज रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का ये लक्षण है कि बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करते रहो। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जबकि ऐसा नहीं है भाई, क्रिएटिव बच्चे का ध्यान केंद्रित हो पाएगा, वो किसी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। रिस्क टेकिंग, हाँ ठीक है कि भाई कई बार आप जोखिम उठाते हैं कुछ नया करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, एक थॉट काम नहीं किया, दूसरा विचार, तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, पांचवा आइडिया। इंटॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी बोरियत के लिए असहिष्णु होते हैं, कि बोर्डम की जगह नहीं, बोर होके पड़े हुए हैं, है ना, कुछ नया सोचेंगे, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, वो बेचैनी थोड़ी होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं? हाँ,
चलिए खैर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कह रहा है कोई तो, अरे हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता, सही कह रहे हो भाई, है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो गलत है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं